हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम जीसस वॉरियर्स से वीकली करंट अफेयर्स के फटाफट सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में एक प्रौद्योगिकी मंच यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों को, जिन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है, को ड्यूटी के दौरान इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों की बात करें तो शांति अभियान के महासचिव वर्तमान में जॉन पियरे लैक्रोइक्स हैं और पीस कीपिंग ऑपरेशंस के विभाग की स्थापना मार्च 1992 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कल्याण सिंह जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ में 6 जनवरी 1932 को जन्मे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से थे। वे 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री व 1 बार हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल रहे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और इसके राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चामोली जिले के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। इस हर्बल पार्क की ऊंचाई जो है वो 11,000 फीट है दोस्तों और भारत चीन सीमा के करीब है। और जिस गांव में यह हर्बल पार्क स्थापित किया गया है वह गांव अंतिम भारतीय गांव कहलाता है और यह बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसके मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, पहली देहरादून जो कि शीतकालीन राजधानी कहलाती है और दूसरी है गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार 1990 में 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हुई थी। इस वर्ष वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की थीम जो थी, सभी बुजुर्ग लोगों के अपने समाज, समुदाय और परिवार के प्रति उनके योगदान को बढ़ाने और सक्षम करने के बारे में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नामक एक नई पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक इंडिया। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक इंडिया ने लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है। यह पहल ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडफी, जी हाँ दोस्तों, इंडफी के साथ साझेदारी में शुरू की गई है और भारत पहला देश है जहां पर फेसबुक ने इस तरह की पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट ऊर्जा को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बीपीसीएल ने एआई एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित एक वर्चुअल असिस्टेंट या चैटबॉट ऊर्जा को लॉन्च किया है। ऊर्जा चैटबॉट को 600 से अधिक उपभोक्ता मामलों के लिए प्रशिक्षित किया गया है और यह चैटबॉट 13 भाषाओं में बात कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपनी तरह का पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन प्लग इन अलायंस लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन आईआईटी बॉम्बे के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेल। जी हाँ दोस्तों, साइन आईआईटी बॉम्बे ने इंटेल के साथ भागीदारी की है, प्लग इन अलायंस लॉन्च किया है। तो प्लग इन अलायंस का उद्देश्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन विजन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, 5G एंड एज, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और मोबिलिटी में उभरते प्रौद्योगिकी समाधानों को आगे बढ़ाना और स्केल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस ने एंटरप्राइजेस ग्राहकों को क्लाउड सॉल्यूशंस, प्रोटोटाइप एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने और व्यावसायिक अवसरों को संबोधित करने के लिए एनालिटिक्स लागू करने में मदद करने के लिए गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावण मास की पूर्णिमा में प्रतिवर्ष जो है
विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व संस्कृत दिवस है वो 22 अगस्त को मनाया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं, भारत में पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है 1791 में वाराणसी में खुली थी और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में, किसकी? हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 22 अगस्त को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों एक बात और बता दूं कि सांस्कृतिक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी के पहले सप्ताह में। और इसके अलावा 4 फरवरी को विश्व मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमाद्री थर्मल के जलाशय पर 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इससे लगभग 7000 घरों को रोशन करने में मदद मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, भारत में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट साल 2014 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में 10 साल तक रहेगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो जाएंगी, जिसमें पहली राजधानी होगी विशाखापट्टनम, दूसरी अमरावती और तीसरी कुर्नूल। जी हाँ दोस्तों, विशाखापट्टनम वर्किंग कैपिटल कहलाएगी और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल कहलाएगी आंध्र प्रदेश की अगले 10 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया है। यह लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन इस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन का विकास किया गया है, जिसका उपयोग न केवल समतल सड़कों पर बल्कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी किया जा सकता है। नियोबोल्ट नामक ये व्हील चेयर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और लिथियम आयन बैटरी चालित नियोबोल्ट व्हील चेयर वाहन एक चार्ज पर 25 किलोमीटर तक चल सकता है। मतलब एक बार चार्ज करने पर 25 किलोमीटर तक चल सकता है यह नियोबोल्ट वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया और यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी एवं अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रमुख ऑड्रे एजोले हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों की सुविधा में मदद करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा युक्त धारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर एक पोर्टल जिसका नाम युक्त धारा है लॉन्च किया है और यह मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों और मनरेगा में दर्ज संपत्तियों की जानकारी जुटाने के अलावा वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मदद करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारतीय रेस्क्यू मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से भारत लाने के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है और इस मिशन के तहत अब तक 800 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट जारी की है जिसमें महामारी को एशिया और प्रशांत की प्रगति के लिए खतरा बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। जी हाँ दोस्तों, एडीबी ने की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इसमें एडीबी ने चेतावनी दी है कि महामारी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की सतत विकास लक्ष्यों, जी हाँ दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर
बढ़ने के लिए खतरा है बताया है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। उसका मुख्यालय मांडलुयांग फिलीपींस में है। सदस्य देश जो हैं 68 सदस्य देश हैं, जिसमें से 49 जो है एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य जो हैं वो बाहरी हैं। एडीबी के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो है मासात्सुगु असाकावा। जी हाँ दोस्तों, मासात्सुगु असाकावा एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वीं प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति के 37वें संस्करण की अध्यक्षता की। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें शामिल है। इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था और किसकी सहायता से किया गया था? तो पीएमओ की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की मदद से डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजलम अभियान। जी हाँ दोस्तों, कौन से अभियान की शुरुआत की है? सुजलम अभियान। तो इसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख सोक गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ओडीए प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। अभियान की प्रमुख गतिविधियों में क्या क्या है? तो वो हैं सामुदायिक परामर्श और ग्राम सभा का आयोजन, 100 दिवसीय कार्य योजना विकसित करना, आवश्यक सोक गड्ढों का निर्माण करना और शौचालयों का निर्माण करना एवं गांवों के सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन वात्सल्य महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलआईसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थों के लिए आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आनंद का अर्थ है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, आनंद नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए एक पेपरलेस समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज 3.0। जी हाँ दोस्तों, ईज 3.0 के तहत किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक ने ईज 3.0 के तहत बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज के नए संस्करण का हाल ही में आवरण किया है, जिसका नाम ईज 3.0 है। इसमें इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। ईज का पूरा नाम है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। जी हाँ दोस्तों, एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ईज के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो है पाम बैंकिंग, ऑन बैंकिंग। तो पाम बैंकिंग में बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सेवाओं को प्रारंभ से अंत तक डिजिटल बनाया जाएगा और बैंकिंग ऑन गो के तहत सभी स्थानों पर बैंक आउटलेट्स खोले जाएंगे, जैसे मॉल, स्टेशन, कॉम्प्लेक्स और कैंपस आदि। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम पहली बार जनवरी 2018 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण हाल ही में जारी हुआ है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में पूर्वी सिक्किम ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक जो है सतत विकास लक्ष्यों और उनके संबंधित लक्ष्यों पर 8 राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर जिलों को रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति ने पद ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित साझेदारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ लड़ना है। टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की जो स्थापना है वह सन 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 से 27 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आयोजित स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर इसकी थीम रखी गई थी। आपको बता दूं, विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा, जिसको हम CBV बोलते हैं, के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1993 से हुई है और वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस की जो थीम थी वो वैल्यूइंग वाटर थी। सीवी की बात करें तो स्टॉर्गनी हॉलमग्रेन जो है सीवी के कार्यकारी निदेशक हैं और सीवी का जो मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस या ई श्रम पोर्टल का अनावरण किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेटाबेस या ई श्रम पोर्टल का अनावरण किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस मेंटेन करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय श्रम मंत्रालय का टारगेट नए पोर्टल से 38 करोड़ असंगठित कामगारों का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें कंस्ट्रक्शन मजदूर, प्रवासी कामगार, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल है। एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 जारी किया गया है, जो श्रम ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रमिकों के प्रश्नों के जवाब और उनकी सहायता और समाधान के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं वो है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक के लेखक के नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा KJ अल्फोंस। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस की बुक एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विमोचित किया है। यह पुस्तक सरकार की उपलब्धियों का एक दस्तावेज है, जिसमें किए गए सुधारों और शुरू की गई नीतियों की संख्या का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला उद्यमिता मंच वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP किस संस्था की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग और अमेरिका बेस्ड टेक कंपनी सिस्को ने महिला उद्यमिता मंच WEP के अगले चरण को लॉन्च किया है। अगले चरण का जो शीर्षक है वो है WEP NXT। जी हाँ दोस्तों, WEP NXT इस चरण को सिस्को की तकनीक और भारत के स्टार्टअप परिवेश के साथ काम करने के उसके अनुभव का फायदा मिलेगा, ताकि देश भर में अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्षम बनाया जा सके। इस मंच को औपचारिक रूप से 8 मार्च 2018 को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के जो वर्तमान CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष PIDF योजना के संचालन की घोषणा की है। तो किसने की है? RBI ने PIDF योजना के संचालन की घोषणा की है। PIDF के प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। और आपको बता दूं कि PIDF का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के साथ ही Tier 3 से Tier 6 शहरों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना का विकास करना है। और वर्तमान में PIDF की कुल निधि जो है 345 करोड़ है, जिसमें RBI का योगदान 250 करोड़ रुपए का है तथा देश के प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क का योगदान 95 करोड़ है और ये अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा कुल 100 करोड़ रुपए का योगदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इसमें ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी विषय पर विचार विमर्श किया है। मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स संगठन दुनिया की 41% आबादी की मेजबानी करता है और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24% एवं विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान देता है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का मुख्यालय सांघाई चीन में है और इसकी स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम देश के मेंटर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद को देश के मेंटर्स के कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और बच्चों को उनके करियर से संबंधित सवालों के जवाब उन मेंटर्स के माध्यम से मिलेंगे जिन्हें कार्यक्रम के तहत चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों,
आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो खेल के स्वर्ण पदक विजेता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रांज मेडल शामिल हैं और एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद NEP 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। अब वर्तमान में जो नीति बनाई गई है वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। और आपको बता दूं, इस नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को 12वीं में कोई भी स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं है, वह किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं कर सकता है। और इसके साथ ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान भी छात्र 2 साल तक अपना विषय बदल सकते हैं और पढ़ाई के दौरान ही छात्र अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीकली सेशन खत्म होता है।